नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी कहानी में और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर आनंद ने भेजी है। यह कहानी मिर्ची की खेती पर है। तो चलिए आनंद की इस कहानी को पॉइंट ऑन ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इससे आपकी और हमारे नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो ज्यादा समय न लेते हुए आनंद के कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं बिहार के गोपालगंज जिले का एक छोटे से गांव में रहने वाला हूं। आज की कहानी जो मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं, ये लगभग 20 साल पहले की घटना है जो मेरे साथ घटी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे घर मिर्चे की खेती होती है। हम लोगों के दादा परदादा जो थे वो लोग शुरू से ही खेती करते चले आए हैं, क्योंकि पहले के समय में खेत ज्यादा होती थी। चूंकि आजकल के बढ़ते आबादी में अब खेती पहले से कम हो चुकी है, लेकिन मेरे घर अब भी मिर्चा का खेती का काम होता है, जिससे मेरे घर का रोजी रोटी चलता है। उस घटना के बाद तो मैंने मन बना लिया था कि अब कभी भी खेती नहीं करूंगा, लेकिन पेट की मजबूरी मुझे अभी भी खेती करना पड़ता है और खेती में मुनाफा भी अच्छा होता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को उस समय में लेके चलता हूं जब मेरे साथ ये घटना घटी थी। तो आप लोग अपने घर का खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए और हेडफोन लगा के बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है मौत का तांडव। एक ऐसी खौफनाक दृश्य जो अंदर तक रूह को कपा दे, हड्डियों को पिघला दे। ये बात उन दिनों की है जब खेती करने के लिए ज्यादा साधन नहीं था। अपने खेतों में मुझे जुताई करना हो या सिंचाई करना हो, सब अपने हाथ से ही करना पड़ता था। एक दिन जब मैं अपने खेतों में काम कर रहा था तो मैंने देखा कि मिर्चे के पौधों में कुछ अजीब हो रहा था। पौधे सुखाने लगे थे और मिर्चा का फल गिरने लगे थे। मैंने सोचा शायद मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन दिनों गर्मी बहुत तेज हो रही थी। तो मुझे लगा ज्यादा तेज धूप की वजह से पौधे सूख रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। ये बात मैंने अपने पिताजी से बताई। उन्हें भी ऐसा ही लगा कि धूप के वजह से ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि कल खेतों में सिंचाई कर दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उनके कहने के अनुसार मैं अगले सुबह ही अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए आ गया और पूरे खेत में अच्छे से सिंचाई करने लगा। चूंकि खेत लगभग 1 एकड़ में था तो समय ज्यादा लग रहा था और मैंने इस बार मिर्चा के पौधे में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पैसा भी ज्यादा लगाया था, ताकि ज्यादा मुनाफा आ सके, क्योंकि अगले ही साल मुझे अपनी बहन का शादी भी करना था। खेत में सिंचाई करते करते मुझे शाम हो गई। अभी आधा खेतों में ही सिंचाई हो पाया था, लेकिन मैंने सोचा कि आज पूरा खेत सिंचाई करके घर जाऊंगा। क्या पता कल लाइट रहेगा कि नहीं। अगर लाइट नहीं रहेगा तो ट्यूबवेल भी नहीं चल पाएगा और धूप के मारे फसल और बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज से 20 साल पहले गांव में बिजली की कितनी समस्या होती थी। मैंने धीरे धीरे करके अपने पूरे खेत में सिंचाई कर दिया और घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज चुके थे। मेरे जो भी खेत वाले पड़ोसी थे सब अपने अपने घर जा चुके थे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। ये देख के मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मेरा रोज का यही काम था, खेतों में आना और लेट से जाना। मैं हिम्मत किया और घर आ गया। अब मैं सोच रहा था कि अब पौधे खराब नहीं होंगे, लेकिन जब मैं अगली सुबह अपने खेत में गया तो वहां का नजारा देख के मेरे होश उड़ गए। मिर्च के पौधे पीले पड़ चुके थे और कुछ पौधों से मिर्च के फल तोड़ के इधर उधर फेंक दिए गए थे। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी ने तोड़ा हो। मिर्चे के फलों का पौधों से अलग होना तो समझ आ रहा था, लेकिन कुछ पौधों का अचानक पीला पड़ जाना समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया। ये बात मैंने अपने गांव जाके कुछ बुजुर्ग लोगों को बताई, इस उम्मीद में कोई उपाय मिल सके। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कोई जानवर रात के समय आके ये सब करता हो। तुम्हें आज रात खेतों में छुप के देखना चाहिए। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। आज रात मैं थोड़ा जल्दी ही खाना खाकर अपने खेतों की तरफ निकल गया और अपने खेत के बगल वाले एक छोटे से बंगले में छुप गया। वो बंगला बहुत पुराना हो चुका था। गर्मी का मौसम था, बंगले में और ज्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन मेरे पास छुपने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं बंगले में चुपचाप बैठा था और बंगले के एक छोटे से छेद से अपने खेतों की तरफ झांक रहा था कि कहीं कोई हलचल तो नहीं हो रही है। अचानक मेरे पीछे से कोई मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तुरंत पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैं थोड़ा डर गया। मैंने घड़ी में टाइम देखा
रात के 12 बज रहे थे। रात अपने अंधेरे में डूब चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। सियार के बोलने की आवाजें आ रही थी। तभी मेरे खेतों की तरफ हलचल हुई। मुझे लगा कोई मेरे खेत में चल रहा है। किसी के पैरों की आवाज आ रही थी। मैंने अपना टार्च का फोकस उधर मारा जिधर से आवाज आ रही थी, लेकिन उधर कोई नहीं दिखा। मैंने बंगले के अंदर से ही इधर उधर भी अपना टार्च घुमाया, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर मैं शांत होकर चुपचाप बैठ गया। फिर मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे से फिर से मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मेरे पैर बिल्कुल जम गए थे। मुझे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी सांसें रुक गई थी। मैं अपने मन में सोच रहा था कि पीछे कौन हो सकता है। तभी अचानक पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। मैं डर के मारे पीछे देखा। कोई नहीं था। सब कुछ शांत था। अब मैं बिल्कुल डर चुका था। मुझे समझ आ गया था कि यहां खेत में मेरे अलावा कोई और भी है जो अदृश्य है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और आज मैं बुरे तरीके से फंस गया हूं। मैंने आज रात खेत में रुक के बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज लगता है किसी बुरी आत्मा ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। यही सब सोच के मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे। मैंने अपने जेब से फोन निकाला और अपने घर पर फोन किया, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। शायद सब कोई सो चुका था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तभी मेरे बंगले के ऊपर किसी के धड़ाम से गिरने की आवाज आई। मैं ऊपर की तरफ देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। अब तो मैं ना ही घर की तरफ भाग सकता था और ना ही कोई फोन उठा रहा था। खेत से मेरा घर जाने में लगभग 20 मिनट लगता था। मैं बंगले के बाहर निकला और देखा कि बंगले के पास जो पीपल का पेड़ था, उसकी टहनियां बंगले के ऊपर तक आई थी और उन टहनियों पर कोई बैठा है। दूर से देखने पर वो बंदर के जैसे लग रहा था। मैं अपने आप को विश्वास दिला रहा था कि ये कोई बंदर है जो बंगले के ऊपर कूदा होगा। तभी वो औरत की हंसने की आवाज फिर से आई। इस बार वो आवाज और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। मैंने फिर पीछे देखा। कोई नहीं था। तभी मेरे खेत में कोई हलचल हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे खेत में चल रहा है। उसके पैरों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं डरते डरते अपने खेत में पास जाके देखा तो वो मेरी पड़ोसी पिंकी चाची थी। मुझे थोड़ा जान में जान आई, लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं बोला, अरे चाची, आप यहां इतनी रात में क्या कर रही हैं? वो मेरे तरफ देखी लेकिन कुछ नहीं बोली। वो एकटक मुझे देखे जा रही थी। मैंने फिर पूछा कि आप इतनी रात खेतों में क्या करने आई है? फिर भी वो कुछ नहीं बोली। मैं उनके पास गया और बोला कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वो जोर से हंसने लगी। उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि मैं हका बका रह गया। फिर मैं उनके पैरों की तरफ देखा। वो पैर बिल्कुल उलटे थे। मैं समझ गया कि ये कोई चुड़ैल है और आज मुझे ये मार देगी। तभी अचानक अपने लंबे गंदे नाखून से मेरे गर्दन को दबोची और बोली, किसे चाची बोल रहा है? मैं इस पीपल के पेड़ का चुड़ैल हूं और आज तू यहां आके अच्छा नहीं किया है। आज से तू मेरे साथ ही रहेगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। और जोर जोर से हंसने लगी। तभी मुझे अपने गांव के पुराने लोगों की बात याद आने लगी। सब लोग कहते थे कि गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है, उस पर एक आत्मा रहती है जो अपने शादी वाले दिन फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसके घर वाले उसके मर्जी के खिलाफ कही और शादी कर रहे थे, लेकिन वो किसी और लड़के से प्यार करती थी। हुआ ये था कि उस लड़के ने भी इसे धोखा दे दिया था। तब से ये नए नए लड़कों की तलाश में रहती है और अपने इच्छा को पूरा करवाती है। ये सारी बात याद आते ही मेरी पैंट गीली हो गई। मैं किसी तरह उससे अपना गर्दन छुड़वाना चाहा, लेकिन वो इतना तेज दबोची थी कि मेरे गर्दन से खून निकलने लगा था। उसने अपने लंबी काली जीभ निकाली और मेरे चेहरे को चाटने लगी। मुझे इतना ज्यादा घिन आ रहा था कि मैं उसे अपने शब्दों में नहीं बता सकता। मैं डरते डरते बोला कि तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। मेरे इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम करोगे? मेरी इच्छा पूरी और जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रही थी। मैं अपने मन में सोच रहा था कि काश कोई खेतों की तरफ आ जाता, लेकिन इतनी रात में भला कौन आएगा? हंसते हंसते वो बोली, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी और मेरे साथ एक रात बिताना होगा। बोलो करोगे कि नहीं? और हंसने लगी। ये बात सुन के मेरे तो पसीने छूट गए। मैं बोला कि तुम चुड़ैल हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं? तभी वो गुस्से से अपने नाखून से मेरे हाथ पर एक झटका मारी। मेरे हाथ से खून निकल गया। मैं दर्द से छटपटाने लगा। वो शैतानी आत्मा हंस रही थी। मेरे पास इससे बचने का और कोई रास्ता नहीं था। मैं शादी के लिए हां कर दिया। उसी रात पता नहीं कहां से और चुड़ैल और शैतान वहां आ गए
और सब हंसने लगे। एक शैतान था जो हड्डियों को चबा रहा था और मेरे तरफ देख रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अब क्या करूं, कैसे इन सब से बचूं। फिर मुझे याद आया कि वहां से थोड़ी दूर पर मंदिर है। शायद मैं किसी तरह उस मंदिर तक पहुंच जाऊं तो ये सब शैतान और चुड़ैल वहां मंदिर के अंदर नहीं आ पाएंगे और मैं बच जाऊंगा। सभी शैतान मेरे तरफ आगे बढ़ने लगे। मैं अपने शरीर को वहां से भागने वाली पोजीशन में किया और सोचा कि मुझे यहां से इतना तेज भागना होगा कि ये सब मुझे पकड़ ना पाए। अगर मैं पकड़ा गया तो सब मिलके मुझे तुरंत मार देंगे। ये सब सोच के मैं वहां से बहुत लंबा छलांग लगा दिया और वहां से इतनी तेज भागा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पैर कहां कहां पड़ रहे हैं। जैसे ही मैं वहां से भागा, वो सारे शैतान और चुड़ैल मेरा पीछा करने लगे। जैसा कि मैं आप लोगों से पहले बताया था, उसमें एक शैतान था जो अपने हाथ में हड्डी लिया था। वो अपना हड्डी चलाकर मुझे मार दिया और मैं वहीं पर गिर गया और मैं बेहोश हो गया। फिर मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब मेरी आंख खुली तो सारे शैतान मेरे चारों तरफ घूम रहे थे और डरावनी आवाज निकल रहे थे और वो चुड़ैल दुल्हन के जैसे तैयार होके बैठी थी। मैं ये सब देख के समझ गया कि ये सब मेरी शादी इस चुड़ैल से करवाने आए हैं। अब मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अचानक उठा और बदहवास हो गया। वो सब अजीब अजीब आवाज निकाल रहे थे। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा क्योंकि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी आसमान में एक बिजली कड़की और वो सारे शैतान एक पल के लिए गायब हो गए। मैं फिर हिम्मत किया और वहां से उठा और अपना पूरा जोर लगा के मंदिर की तरफ भागा। कुछ दूर भागने के बाद मैंने देखा कि वो शैतान और वो चुड़ैल फिर मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन इस बार मैं अपनी पूरी ताकत लगा दिया था क्योंकि अब मैं मौत और जिंदगी से लड़ रहा था। आखिरकार मैं मंदिर के अंदर पहुंच गया और वहां जाके हनुमान जी के पैरों में गिर गया और जब उठा तो देखा कि मेरे अगल बगल लोग खड़े थे। सुबह हो चुका था। फिर मेरे जान में जान आई। मैंने उस रात के घटी घटना को वहां पे उपस्थित बुजुर्ग लोगों से बताया। उन्होंने कहा कि वो अपने गांव के ही बाबूलाल की लड़की थी। आज से कुछ साल पहले वो आत्महत्या कर ली थी। मुझे ये बात पता था कि उस लड़की की शादी ना होने की वजह से उसने आत्महत्या किया था, क्योंकि रात के वक्त मुझे सब याद आ गया था कि उसकी पसंद की शादी ना होने के कारण आत्महत्या किया था। उस रात के बाद मैंने आज तक रात में कभी अपने खेतों की तरफ नहीं गया। मैं आज भी उस घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों से अलग एक शैतानी दुनिया भी होती है जिनसे मुझे उस रात मुलाकात हुई थी। शायद मैं अपने जिंदगी में कोई नेक काम किया था जो उस रात बच गया। आप लोग भी रात में अपने खेतों की तरफ ना जाया करें। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो में कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कहानी में हमारा भी नाम लीजिए, तो उन्हीं लोगों की बात पर गौर करते हुए मैंने कहानी में अब एक नया सिलसिला रोजाना के लिए शुरू किया है। सिलसिला यह है कि कहानी को सुनने के बाद अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके यह बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली स्टोरी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा और लोगों को बताऊंगा कि आपका नाम क्या है और आप कहां से हमारी स्टोरी सुनते हो। इसके साथ ही आप कमेंट करके मुझे यह भी बताना कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। प्रदीप हरिकिशन सक्सेना, शशि सक्सेना, अनुष्का सक्सेना हाथरस से, सुशील भाई प्रयागराज से, सागर अंसारी भाई उत्तर प्रदेश से, नंदू विश्वकर्मा इंडिया से, इरफान खान भाई बसंतपुर से, यूसुफ भाई पाकिस्तान से, पॉल जादव भाई पुणे से, रवि निषाद छत्तीसगढ़ से, गोविंद कुशवाहा भाई आगरा से, अमर भाई काठमांडू से, मुरसलीन कुरैशी भाई सहारनपुर से, रोहन भाई मुंबई से, कमल भाई असम से, राजेश कहार भाई ओडिशा से, मोंटी भाई जालंधर पंजाब से, राहुल कुमार मऊ से, शिवा भाई आगरा से, गौरव सिंह भाई गुवाहाटी से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, शरीरना भाई असम से, अमन कश्यप भाई लखनऊ से, पवन कुमार भाई